नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम संविधान के भाग 11 का अध्ययन करेंगे। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में संघ और राज्य के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उसका अध्ययन करना है। क्या होता है मित्रों, भारत में संघीय शासन प्रणाली है। इस संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध पाए जाते हैं। आज हम इसमें पार्ट 3 पढ़ चुके हैं और पार्ट 4 पढ़ेंगे। और पार्ट 4 में देखा जाए मित्रों तो आर्टिकल 258 का अध्ययन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पार्ट 3 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 4 पढ़ना है, इसका आर्टिकल 258 पढ़ना है। इसमें क्या कहा गया है, राज्य क्या कर सकता है, राज्य सरकार को संघीय कृत्य सौंपना। क्या किया जा सकता है, राज्य सरकार को कुछ संघीय कृत्य सौंपे जा सकते हैं। कौन कौन से सौंपे जा सकते हैं तो देखेंगे। कुछ दशाओं में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। संघीय व्यवस्था द्वारा राज्यों की शक्ति बढ़ोतरी की जा सकती है, राज्यों को कुछ अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं। इस तरह से देखा जाए, संघ सरकार किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को संघीय कार्य सौंप सकती है। इस तरह से जो संघ सरकार होती है, जिसमें राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो क्या हो सकता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को कुछ कार्य सौंप सकती है, लेकिन राज्यों की सहमति होनी चाहिए या उसके अधिकारियों की सहमति होनी चाहिए। इस तरह देखा जाए, संघ सरकार किसी ऐसे विषय से संबंधित कृत्य सौंपती है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। इस तरह से उस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। जैसे अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। क्या होता है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग करता है और संघ ही इन पर नियंत्रण होता है। लेकिन यही राज्य के शीर्ष अधिकारी होते हैं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है। इस तरह से इनकी नियुक्ति भर्ती कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी के द्वारा आईएएस, आईएफपीएस, आईएफएस इनकी भर्ती की जाती है और इनकी नियुक्ति करने के बाद में राज्यों को दे दिए जाते हैं, राज्यों को कैडर बना दिया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, राज्य सरकार के यही शीर्ष अधिकारी होते हैं। जैसे इसमें कुछ डीएम बनते हैं, कुछ एसपी बनते हैं, इसी तरह से एडीओ, सीडीओ, एएसपी, डीसीपी इत्यादि बनते हैं। इस तरह से इस प्रतियोगिता का आयोजन संघ सरकार करती है, लेकिन ये राज्य सरकार को अपनी सेवाएं देते हैं। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 258 में की गई है कि राज्य सरकार को कुछ कार्य सौंपे जा सकते हैं। तो इस तरह से संघ कार्य सौंप सकती है। अब जैसे देखा जाए तो इसके कुछ उदाहरण भी हैं। तो इसको अगला है अनुच्छेद 259। हालांकि इसको निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारता, अनुच्छेद 260। जो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र हैं, जैसे भारत के राज्य क्षेत्र के अतिरिक्त बाहर के राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारता है। इस तरह से जो भारत की शासन प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते, अन्य क्षेत्र हैं जो भारत में शामिल होना चाहते हैं, उसके लिए अधिकारता किसको दी गई है, संघ को दी गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, सिक्किम पहले भारत में शामिल नहीं था। क्या सिक्किम पहले भारत में शामिल था? लेकिन बाद में सिक्कों को भारत में शामिल किया गया और आर्टिकल 2 में 2A जोड़ा गया था। पहले सहयोगी राज्य बनाया गया, बाद में आर्टिकल 2 के तहत ही इसे भारत के संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना के तहत शामिल कर लिया गया था। अब देखा जाए तो इस पर अधिकारता किसकी है, संघ की है। नेक्स्ट, सार्वजनिक कार्य, अभिलेख, न्यायिक कार्रवाइयां, अनुच्छेद 261। जो सार्वजनिक कार्य होते हैं, अभिलेख होते हैं और न्यायिक कार्रवाइयां होती हैं, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 261 में की गई है। इसमें क्या है,
इसके अनुसार संघ और राज्य की सार्वजनिक क्रिया होती है, जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो सार्वजनिक क्रिया होती है, पब्लिक प्रोसेस होती हैं, जो अभिलेख होते हैं और न्यायिक कार्रवाइयों को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी। इस तरह से संघ की और राज्य सरकार की कार्रवाइयों को संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में मान्यता प्रदान की जाती है, विश्वास प्रदान किया जाता है। इस तरह से सिविल न्यायालय के दिए गए निर्णय, जो सिविल कोर्ट होते हैं, उसके निर्णय या आदेश राज्य क्षेत्र के सभी स्थानों पर कार्यान्वित किए जाएंगे। इस तरह से क्या होता है, जो न्याय प्रक्रिया है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। हालांकि न्याय के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, संपूर्ण राज्य क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाते हैं सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयां। ये आर्टिकल 261 में है। नेक्स्ट, जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णय, आर्टिकल 262। क्या होता है, जल संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं, जैसे यमुना नदी का जल बंटवारा, इसी तरह से पेरियार नदी का जल बंटवारा। इस तरह से नदी के जल बंटवारे को लेकर के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। तो इसमें इसके बारे में कहा गया है, संसद विधि द्वारा विभिन्न राज्यों के मध्य नदियों, घाटियों और जलाशयों, नदियां घाटियां होती हैं जो भिन्न भिन्न राज्यों में हो सकती हैं। जैसे देखा जाए, बेतवा कैन नदी है, ये मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में बहती है और यहाँ एक लिंक नहर बनाई गई है। इस तरह से नदियों, घाटियों, जलाशयों आदि के जल के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद विधि द्वारा। संसद विधि द्वारा नदियों, घाटियों और जलाशयों के लिए जल के प्रयोग और वितरण के संबंध में व्यवस्था बना सकती है। इस तरह से देखा जाए, संसद ऐसे जल संबंधी विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की अधिकारता को भी प्रतिषेधित कर सकती है। इस तरह से संसद को अधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस अधिकारता के मामले हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरह से संसद विधि द्वारा नदी, घाटियों, जल के संबंध में कोई अधिकरण बना सकती है, अथॉरिटी बना सकती है। नेक्स्ट है, संसद अनुच्छेद 262 के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए नदी बोर्ड अधिनियम 1956 बनाया। संसद के द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में पारित किया। इसी तरह से अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया है। इस तरह से भारत की संसद ने आर्टिकल 262 का प्रयोग करते हुए अंतरराज्यीय नदी जल विवाद 1962 में पारित किया था। इस तरह से संसद जल विवाद के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। इस तरह से संसद को अधिकार दिया गया है कि जल संबंधी जो विवाद होते हैं, नदियों के, घाटियों के, इसी तरह से कुओं के, तालाबों के, झीलों के, तो इस संबंध में संसद कानून बना सकती है। और संसद ने 1956 में कानून बनाया भी है। वो कौन सा है? अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। इस तरह से जल संबंधी विवाद के लिए आर्टिकल 262 में व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है अंतरराज्यीय परिषद, अनुच्छेद 263। क्या होता है अंतरराज्यीय परिषद? भारत में देखा जाए वर्तमान में तो 28 राज्य तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद बनाई जा सकती है। इस अंतरराज्यीय परिषद की व्यवस्था अनुच्छेद 263 में की गई है। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस तरह से 28 राज्य हैं और नदियां भिन्न भिन्न राज्यों में बहती हैं, तो नदी के लिए 262 व्यवस्था कर दी गई। अब अन्य विवाद हो सकते हैं, तो इसके लिए अनुच्छेद 263 व्यवस्था की गई है। इस तरह से अंतरराज्यीय परिषद, तो इसमें क्या गया है? भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। और राज्यों के संघ में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह से भारत राज्यों का संघ है।
इसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर के संघ और राज्यों के बीच में और राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होता है, जब 28 राज्य होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे तो इनमें विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पेरियार नदी जल विवाद। ये पेरियार नदी जल विवाद केरल और तमिलनाडु कर्नाटक के बीच विवादास्पद है। इसी तरह से जो यमुना नदी जल विवाद है हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में है। इसी तरह से सतलज नदी जल विवाद है, अन्य भी नदी जल विवाद है। तो इसके लिए क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद होती है। इसी तरह से अंतर्राज्यीय नदियों अन्य मामलों व्यापार के मामले में विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो इनमें समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, तो अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है। इस तरह से अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में भारत राज्यों का संघ है, विविध मुद्दों को असहमति हो जाती है और विवाद हो जाता है। अतः संविधान के निर्माण के समय अनुभव किया गया कि विभिन्न राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। इस तरह से अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई। हालांकि 1990 में सबसे पहली बार 1990 में आर्टिकल 263 का प्रयोग करते हुए पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद गठित की गई थी। इस तरह से अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मित्रों नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री, 6 कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। और जहाँ विधानसभा नहीं है वहाँ क्या होगा, वहाँ प्रशासक शामिल होते हैं और इनकी नियुक्ति प्रशासक कौन करता है, राष्ट्रपति। इस तरह से जिनमें राष्ट्रपति शासन है वहाँ के राज्यपाल शामिल होंगे। अंतर्राज्यीय परिषद में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। लेकिन क्या होता है, जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग गया तो राज्यपाल शामिल होगा, नहीं तो कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस तरह देखा जाए अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। इस तरह से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में पहली बार की गई थी और इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने संघ और राज्य के बीच में जो प्रशासनिक संबंध होते हैं उसमें आर्टिकल 258 से लेकर के 263 तक का अध्ययन किया। धन्यवाद स्टूडेंट्स।